स्टूडेंट्स, हम आपका मैथमेटिक्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट, समुच्चय। सबसे पहले बात आती है कि समुच्चय होता क्या है, भाई क्यों हम इसे पढ़ते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें, मास्क डालें, यहां तो सोशल डिस्टेंसिंग है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो समुच्चय की बात करें तो समुच्चय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भाई क्यों हम इस चीज को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें समुच्चय की, तो समुच्चय की बात करें तो अब हम दुनिया में आप जितने भी काम करते हो, आपने एक चीज सोची होगी कि ये जो है चैप्टर 1, सबसे पहले ये क्या है, फर्स्ट। राजस्थान बोर्ड ने इसे फर्स्ट चैप्टर पे क्यों रखा, लास्ट में भी तो पढ़ा सकते थे भाई, इसका भी तो कोई रीजन होगा। आपने देखा होगा आपके चैप्टर फिक्स है, फर्स्ट आपका सेट्स है, सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, फोर्थ आपका जो है आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत है, पांचवा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, छठवां आपका लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है। तो ये चैप्टर जो निर्धारित किए, ये क्यों किए। आज तक आपने सोचा, आप 10th क्लास तक पढ़ के आए कि हमें फर्स्ट चैप्टर में ये क्यों दिया गया, सेकंड में क्यों नहीं दिया, ये आज तक सोचा आप लोगों ने, बताओ कोई रीजन है इस चीज का कि हम इस चीज को हम फर्स्ट चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं। चलो डिस्कस करूंगा मैं अभी इस चीज को। तो सबसे पहले सेट, अब मैं जो है एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं, उसके बाद सेट की परिभाषा डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले एक एग्जांपल है, जैसे मैं अपने स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। स्कूल में आपने देखा होगा कि सारे टीचर्स के जैसे आपका ये 3 टीचर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट कालांश, सेकंड कालांश, थर्ड कालांश। जैसे मान लो 8 to 8:30, ये 9 to 9:30, और ये 10 to 10:30। इसी प्रकार इनके भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है। हम ये लेक्चर्स निर्धारित करते हैं, क्यों करते हैं ये लेक्चर्स निर्धारित। सबसे पहले जैसे मान लो अगर हम ये लेक्चर निर्धारित नहीं करें तो क्या होगा, पहले वो चीज देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्यों निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में मान लो 10 टीचर हैं और 10 ही क्लास हैं, ठीक है। फर्स्ट कालांश में सारे टीचर मान लो प्रेयर के बाद ऑफिस में आके इकट्ठे हो गए, 10 को 10 क्लासों में भेज दिया। लेकिन फर्स्ट कालांश में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सेकंड कालांश में हमें क्या दिक्कत होगी कि हमें यह देखना होगा कि कौन सा टीचर इस क्लास में जा चुका है, उस क्लास में वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उस क्लास में वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो टॉपिक दोबारा बच्चों को नहीं पढ़ने में आना चाहिए। ये चीजें हम देखेंगे। तो इस चीज में हर पीरियड में लगभग 15 से 20 मिनट खर्च होंगे, 10 टीचर्स को अरेंज करने में 15 से 20 मिनट खर्च होंगे। पीरियड होता है आपका 45 मिनट का, तो 15 से 20 मिनट हर में खर्च हो रहा है, 30 मिनट ही बच रहे हैं। मान लो 5 घंटे का स्कूल चल रहा है, तो 5 घंटे में 15, 5, 75 लगभग 1.25 घंटे वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यानी हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यानी कुछ ना कुछ टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट होगा तो हम सारे टीचर्स को बोलने की आवश्यकता नहीं, जैसे पीरियड चेंज होगा टीचर उसी टाइमिंग पे अपनी क्लास में पहुंच जाएगा, दूसरी क्लास में। तो यानी ये जो समय की जो बचत है वो केवल इसके द्वारा की जाती है, समय की बचत इसके द्वारा की जाती है। अब देखो यानी ये जो मैनेजमेंट है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको क्रिकेट देखना पसंद होगा, कौन सा प्लेयर बेस्ट है आपकी नजर में। महेंद्र सिंह धोनी, मेरा भी बेस्ट है, वैसे तेंदुलकर भी है, तो महेंद्र सिंह धोनी। अब महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में खेलना शुरू किया था। मान लो मैं ये एक कमरा लेता हूं, मेरे पास मैच लगभग जो वनडे मैच होता है उसमें 5 घंटे देखने के होते हैं, और इस कमरे में उतनी सीडीज हैं जितने मैच आज तक हुए, लाखों मैच हो चुके हैं भाई। ये तो आजादी से पहले से स्टार्ट है, ठीक है, तो लाखों मैच हो चुके हैं। अगर वो लाखों मैच इस पूरे कमरे में भरे होते, और मुझे महेंद्र सिंह धोनी का 2004 वाला कोई मैच देखना होता, हो सकता है वो उस कॉर्नर पर हो, मेरे पास मान लो 5 घंटे हैं, 5 घंटे में कमरा कंप्लीट भरा हुआ है, तो मैं यहां से एक एक सीडी उठाना स्टार्ट करता, और शायद 5 घंटे में हो सकता है मैं वहां तक पहुंच भी जाता, लेकिन मेरा टाइम तो कंप्लीट हो गया ना।
मैं मैच तो नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास तो 5 ही घंटे थे, 5 घंटे में तो वहां तक पहुंचा हूं, यानी वो मैच मैं नहीं देख सकता। यही काम मैं एक ऐसा करता, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, जितने भी कैप्टन्स रहे अपने इंडिया के, उन सबकी एक एक रैक बना देते और उनमें क्या करते, उनके मैच होते तो मुझे महेंद्र सिंह धोनी का उसमें रैक में 2004 2005 ये ईयर्स रहते, तो मैं डायरेक्ट 2004 वाले ईयर पे जाता, सीडी निकालता, तुरंत मैच देखने लग जाता। यानी ये टाइम मैनेजमेंट हुआ, वो किसके द्वारा होता है, सेट के द्वारा। यानी सेट की डेफिनेशन क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ये इसकी डेफिनेशन होती है, सुपरिभाषित संग्रह। यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होगा, यानी वस्तुओं को एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन दी जा सके, यानी उनको एक ऐसी परिभाषा से व्यक्त किया जाए जिसे ब्रह्मांड में और कोई वस्तु प्रदर्शित नहीं होती हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, स्वर 5 बेटा, AEIOU, यही पढ़े ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है, ये नॉर्मल चीज है, अपने में नहीं आएगा, ये मैथमेटिक्स में नहीं पूछा जाना कि कितने अक्षर हैं कितने नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत दिन भी तो हो गए, तो 4-5 महीने हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, 4-5 महीने से घर पर ही, तो कोई बात नहीं। तो स्वर कितने होते हैं, AEIOU, AEIOU, यही होते हैं। अब इन 5 स्वरों के अलावा मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। तो यानी मैंने जो ये संग्रह किया है, तो मैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को इंडिया में संबोधित कर रहा हूं तब भी AEIOU है, इवन देन अमेरिका में संबोधित कर रहा हूं तब भी क्या रहेंगे, AEIOU रहेंगे, इवन देन ऑल ओवर ब्रह्मांड में कहीं भी बोल रहा हूं तो ये AEIOU रहेंगे। इसके अलावा कोई स्वर इसमें नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ सकता। तो ये संग्रह क्या हो जाएगा, हमारा एक समुच्चय हो जाएगा। अब आता है ये मजला कोष्ठक, ठीक है, समुच्चय को सदैव मजला कोष्ठक के अंदर ही प्रदर्शित किया जाता है, समुच्चय को सदैव मजला कोष्ठक के अंदर ही प्रदर्शित किया जाता है, और उसके अवयवों को, ये अवयव हो गए इसके अवयवों को सदैव सामान्यतया जो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, बड़े अक्षरों से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम हो, जैसे ये क्या है आपका, हिंडौन, हिंडौन शब्द के अक्षरों से बनने वाला संग्रह या बनने वाला समुच्चय। देखो जरा, H, अभी मैं इसे मजला नहीं लगाता हूं क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया, HINDAU। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैंने यहां पर N नहीं लिखा, पता है क्यों, क्योंकि यहां पर एक रूल लगता है कि समुच्चय में अक्षरों को रिपीट नहीं किया जाता, यानी जो अक्षर आपका एक बार आ चुका है वो रिपीट नहीं होगा। बाकी देख लो कोई सा अक्षर पहले आया हुआ है, यानी सारे अक्षर कैसे हैं, सिंगल है, ठीक है ना। तो जब भी आपको समुच्चय के अंदर कोई चीज लिखनी हो तो उसमें जैसा आपको नाम दिया गया उसके अनुसार आप लिख दीजिए, चाहे वो छोटे स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ तो स्मॉल लेटर्स में कॉमा लगा के लिख दीजिए, और कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ तो कैपिटल लेटर्स में कॉमा लगा के लिख दीजिए। लेकिन यहां पर ये जो आपका दोहरान है, जो रिपीटेशन है, वो नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं होगा, यानी समुच्चय में अवयवों को दोहराया नहीं जाता। एक बार अगर जो अवयव आ गया, चाहे वो 10 बार है उस वर्ड में, जैसे डिक्शनरी है, आपका परम्यूटेशन है, ऐसे ऐसे वर्ड है, इनमें कुछ आपके डबल बार, ट्रिपल बार, मैथमेटिक्स है, तो इनमें क्या वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, 2-2, 3-3 बार आ रहे हैं, तो वो केवल कितनी बार लिखेंगे हम, एक बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका समुच्चय, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह क्या एक समुच्चय होगा, भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का
बल्लेबाजों का संग्रह क्या यह एक समुच्चय है अथवा नहीं। अब सबसे पहले जैसे आपकी नजर में मान लो ये जो है संग्रह समुच्चय है, यानी इसका मतलब अभी आपके दिमाग में थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। ये संग्रह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है समुच्चय की जो परिभाषा बताई है वो क्या कहा है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी उनको एक ऐसी डेफिनेशन दी जा सके जिसका उनके अलावा किसी और अवयव से संबंध नहीं हो। अब बात आती है इस एग्जाम्पल की बात करें, भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, यानी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में मैंने सर्वश्रेष्ठ की कोई डेफिनेशन नहीं दी है कि वो किस चीज से सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है फील्डिंग में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है बैटिंग में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है बॉलिंग में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है ऑलराउंडर में सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है। फिर दूसरा, अपने देखने का नजरिया, आपको महेंद्र सिंह धोनी अच्छा लगता है, इनको विराट कोहली अच्छा लगता है, इनको रोहित शर्मा अच्छा लगता है, तो यानी सबकी डेफिनेशन अलग अलग हो गई, ठीक है। अगर मैं ये कहूं इसी में कि भारत के 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाजों का संग्रह या केवल 100 कर दो, 100 से अधिक तो कोई है ही नहीं। अब यहां पर क्या हो गया, फिक्स हो गया, कौन है भारत में जिसने 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए, सचिन तेंदुलकर, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो यानी ये क्या हो गया, एक फिक्स हो गया, हमने एक डेफिनेशन दे दी। जैसे मैं आपकी क्लास में कहूं कि आपकी क्लास के जो है सर्वश्रेष्ठ बालकों का संग्रह, तो ये एक समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हर स्टूडेंट की नजर में अलग हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ हर स्टूडेंट की नजर में अलग हो सकता है। तो यानी हम क्या कहें कि भारत के सर्वश्रेष्ठ, अब जैसे मान लो क्लास के कहें, क्लास में मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज करूं, आपकी कक्षा में 80% से अधिक मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों का संग्रह, तो ये एक समुच्चय होगा, क्योंकि 80% से लाने वाले फिक्स होंगे, ठीक है। तो जहां पर हम वेल डिफाइंड डेफिनेशन दे सकें, यानी वो डेफिनेशन से हमें वो अवयव समझ में आने चाहिए। डेफिनेशन से क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं ना यहां पर कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो आपके दिमाग में तुरंत ये पांचों आ गए, छठवां तो नहीं आया इनके अलावा। तो यानी ये जो कंडीशन है, यानी ये जो डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन किस काम आती है, आपके इस जो है समुच्चय में काम आती है। बस आपको यही डेफिनेशन, अब जैसे मैं कहूं भारत की नदियों का संग्रह, क्या एक समुच्चय होगा, भारत की नदियों का संग्रह क्या एक समुच्चय होगा। भारत एग्जाम्पल है, भारत की नदियों का संग्रह, बोलो बच्चों, बिल्कुल होगा। अब क्लियर हो गई है लगता है तुम्हें डेफिनेशन, ठीक है ना। संग्रह एक समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें अमेजन नहीं आएगी, नील नदी नहीं आएगी इसमें, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। इसमें कौन सी आएंगी, यमुना, गंगा, आपकी कावेरी, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कैसी आएंगी, जो आपकी कौन सी होंगी, जो इंडिया में बहती हैं, ठीक है। तो यानी हमने एक दायरा फिक्स कर दिया, उस दायरे से बाहर हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो सेट के लिए बस सेट पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि सेट है या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं आपके, जो एक्सरसाइज 1.1 में मिलेंगे, कि निम्न में से कौन सा समुच्चय है अथवा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल वो डेफिनेशन चूज करनी है कि उस डेफिनेशन से कुछ फिक्स अवयव ही संबोधित हो रहे हो। अगर वो फिक्स अवयव संबोधित हो रहे हैं तो वो समुच्चय होगा, और अगर उसमें अवयवों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी मतलब फिक्स नहीं है, कभी कोई सा हो सकता है, कभी कोई सा हो सकता है, तो वो संग्रह एक समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है ये चीज सबको, तीनों को, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि समुच्चय में दो चिन्ह आते हैं। ऐसा चिन्ह कभी देखा है, ये चिन्ह कभी देखा है, कहां देखा है, फिजिक्स में या मतलब साइंस में कहीं देखा होगा। इसे आपको जो है ये बोलते हो ना, बोलते हो, लेकिन फिलहाल एप्सिलॉन को भूल जाओ,
अब ये चिन्ह हमें यहां मैथमेटिक्स में काम आएगा, ठीक है। अब एक चिन्ह तो ये है, तो इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, क्या मीन्स है हिंदी में, विद्यमान है। तो यदि मैं ये वाला चिन्ह बना दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्यमान नहीं है, सिंपल सी बात है, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इट मीन्स विद्यमान नहीं है। यानी ये चिन्ह जो आता है, ये चिन्ह क्या कहता है आप बताते हैं, इधर सुनो। जैसे मान लो मैं इसे कैपिटल ए द्वारा कोई समुच्चय ले लेता हूं, कैपिटल ए द्वारा ये समुच्चय मैंने निर्धारित कर दिया। अब मैं लिखूं इसमें स्मॉल ई, क्या कैपिटल ए में विद्यमान है? देखो जरा इसके अंतर्गत देखना है, क्या स्मॉल ई कैपिटल ए में विद्यमान है? बिल्कुल है, दिख रही है आपको सबको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू। और मैं यही लिखूं स्मॉल बी, क्या कैपिटल ए में विद्यमान है? तो क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी स्मॉल बी कैपिटल ए में विद्यमान नहीं है। अब मैं आपको सेट्स के कुछ एग्जांपल्स पूछता हूं, उनके आपको बताना है कि वो समुच्चय है या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें तो पुराने वाले में तो आपका सब जो है अभी ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं। अब जो नई बुक है उसमें है आपके क्वेश्चन, तो उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट्स में। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी भी पॉइंट में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बोरिंग तो नहीं है? नहीं हो तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं अपने पास, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से इससे सिंपल टॉपिक आपको होगा नहीं। फर्स्ट चैप्टर इन्होंने इसीलिए दिया है क्योंकि मैं आपको बात कर रहा था कि फर्स्ट चैप्टर में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इसका उपयोग आने वाले सारे चैप्टर्स में होगा। अब इसे हम लास्ट चैप्टर पर रख देंगे तो इसका उपयोग तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, और बीच में कहीं इनकी जो है जरूरत पड़ेगी तो हम बच्चों को कैसे समझाएंगे कि ये चीज क्या है। अब तो तुम्हें पता है, जैसे मैंने कहीं ये साइन यूज किया तो अब तुम बताओगे सर बिलोंग्स टू का साइन है, कि ये वाला साइन यूज किया सर डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, क्योंकि आपको पता है ये चीज। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। अब इन चीजों का हम आगे प्रयोग करेंगे तो हम आगे उन चीजों को पहले ही पता होगा कि हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो जो निर्धारित किया गया ये भी सेट के अनुसार ही निर्धारित किया गया है। हम सुबह से शाम तक जितने भी वर्क करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी वर्क करता है वो सब सेट पर निर्धारित है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है इस देश को चलाना, इस वर्ल्ड को चलाना, क्योंकि हर जगह टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। हम सुबह से शाम तक, स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, अपने घर का एग्जाम्पल ले लो, घर में भी हम जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे मुझे कोई मैच देखना है, तो कोई मैच देखने के लिए मेरे पास घर में टीवी रखा हुआ है पैक, और मेरे पास आपका डिश एंटीना भी रखा हुआ है। अब मुझे मैच देखना है, सबसे पहले मैं घर जाके डिश एंटीना वाले को कॉल करूंगा। मान लो लास्ट के 10 ओवर बचे, डिश एंटीना वाले को कॉल करूंगा, वो आएगा, टीवी सेट करेगा, लगाएगा, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लग जाएंगे, 10 ओवर तो निकल गए। तो मुझे जो चीज देखनी थी वो, और अगर मान लो यही चीज मैंने सेट करके रखी होती पहले ही, तो मेरे को केवल एक स्विच ऑन करने की आवश्यकता थी, मैं वो सारा मैच देख सकता था। तो नहीं, हमें वो जो टाइम जो लग रहा है ना, वो उस टाइम को मैनेज करने के लिए हमें इस समुच्चय को बनाया गया। यानी समुच्चय के जन्मदाता ने यही किया कि जो है टाइम हर चीज में ज्यादा लगता है, उस टाइम को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उस टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए ही सेट की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं कुछ नंबर्स।
संख्याएं। संख्याओं की बात करें, सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं, पढ़ी होंगी। प्राकृत संख्याएं किससे निरूपित करते हैं इन्हें, बताओ। कैपिटल एन, नेचुरल नंबर, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एन से। कहां से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, यानी एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश। अब आपने हमेशा जो संख्याएं लिखी देखी होंगी वो करली ब्रैकेट में लिखी देखी होंगी, ना तो कभी छोटे कोष्ठक में देखी होंगी ना बड़े कोष्ठक में देखी होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर करली ब्रैकेट छोटे कोष्ठक और बड़े कोष्ठक का भी मीन्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे अंतरालों में, ठीक है। तो ये हमेशा क्यों लिखी हुई होती है ये, क्योंकि ये क्या है, एक समुच्चय है, ठीक है। आज तक हमने ये देखा तो होगा करली ब्रैकेट में लिखा हो, लेकिन ये गौर नहीं किया कि करली क्यों लगा, छोटा कोष्ठक क्यों नहीं लगाया इसने, बड़ा कोष्ठक क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, एक समुच्चय है, और समुच्चय को सदैव मझला कोष्ठक के अंतर्गत ही समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए क्या हो गया ये एन। नेक्स्ट आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को किससे निरूपित किया जाता है, W से। होल नंबर्स किससे प्रदर्शित किया जाता है, W से। और ये कहां से प्रारंभ होंगी, 0 से, और कहां तक जाएंगी, वही अनंत तक। नेक्स्ट आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इनको किससे प्रदर्शित करते हैं, इनको दो सिंबल से प्रदर्शित कर सके, या तो I से या Z से, दोनों में से किसी से भी। अब ये कैसी संख्या होती है, यानी ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है, यानी जीरो भी इसमें आएगा, सम्मिलित होगा। तो यानी कैसे चलेंगी, यहां ऋणात्मक में -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी ये क्या होंगी आपकी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या कैसी रहेंगी अपनी, जो आपकी धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, और जीरो भी इसमें शामिल होता है, और लेकिन होती कैसी है आपकी पूर्णांक, यानी इसमें पॉइंट वाली कोई संख्या नहीं आएगी। नेक्स्ट आती है अपनी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बताओगे किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों इसको। 9th क्लास की बुक एक दिन मैंने देखी थी, और उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही ये सेकंड पेज पे दिए हुए थे। अब आप लोग 10th क्लास पास आउट हो सारे, तो मुझे ये बताओ कि परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाएगा। ये तो सिंपल है, इनको सब कोई जानता है, बस परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को नहीं जानते। और ये ऐसा भी नहीं है कि 11th क्लास की चीजें हैं, ये है 9th क्लास की। कौन सी क्लास की, 9th क्लास की। तो 9th क्लास की तो याद है कुछ थोड़ा बहुत, पी/Q के रूप में लिखी जाएंगी, प्रदर्शित किससे करेंगे, ऐसे जिनको प्रदर्शित, जैसे ये तो आपने लिख दिया, आपने बोल दिया P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो सही है आपका। P/Q के रूप में लिखी जाएंगी, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इनको प्रदर्शित किससे किया जाता है। नहीं बेटा कोई बात नहीं, कोशिश की आर से, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Q से। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल Q से। और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या तो जानते हो सब लोग, ठीक है, किससे प्रदर्शित आपके किस रूप में लिखी जाती है, P/Q 4/5 7/5 2/3, ये सब कैसे हैं आपकी, अब आपकी परिमेय संख्या मानी P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q क्या हो, 0 नहीं हो, क्योंकि 0 होते ही क्या हो जाएगा, अनंत बन जाता है। 0 होते ही क्या बन जाता है, अनंत। अनंत हम बोलते हैं, अनंत बनता नहीं है, अनंत हम बोलते हैं, अनंत कोई राशि नहीं होती। हम कहते हैं कि ये चीज अनंत तक जा रही है, यानी हमें उसके अंत का, अनंत का मीन्स क्या है, जिसका अंत ही ना हो,
अनंत क्या होता है? जिसका अंत ही ना हो, यानी ये संख्या आगे बढ़ती जा रही है, कहां बढ़ के कहां जाएंगी लास्ट हमको नहीं पता, लास्ट हमको नहीं पता, तो वो चीज कहलाती है अनंत। तो हम उसका एक सिंबल नोटेशन ले लेते हैं। अगर हम वैसे कहें कि अनंत कोई संख्या होती नहीं होती, अनंत का मीन्स तो ये निकल के आ रहा है ना जिसका अंत ही ना हो, तो अंत कहां नहीं हो रहा वो तो हमें क्या पता भाई, वो अनकाउंटेबल लिमिट है, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि अपने दो प्रकार के समुच्चय आते हैं, परिमित और अपरिमित। अभी बाद में इनको डिस्कस करेंगे, परिमित और अपरिमित। तो ये सारे एग्जांपल अपरिमित के हैं, यानी जिनके अवयवों को गिना ही नहीं जा सकता। जैसे अपने जो सिर के बालों का जो है संग्रह, ये समुच्चय कैसा है? अपरिमित समुच्चय, काउंट नहीं कर सकते। आसमान में तारों का संग्रह, आसमान में तारों का समुच्चय कैसा है? अपरिमित है, काउंट नहीं कर सकते। ये सारी संख्याओं के समुच्चय कैसे हैं? अपरिमित समुच्चय, काउंट ही नहीं कर सकते। परिमित कौन से होंगे? 1 से 100 तक की संख्याओं का संग्रह क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा, काउंट कर सकते हो। आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का संग्रह काउंट कर सकते हो, तो ये क्या होंगे आपके? जिनको काउंट कर सकते हो परिमित, जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अपरिमित। तो अब आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें, अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याओं को इसे कैपिटल Q, इसे कैपिटल Q नॉट, ये जो C सा दिखाई दे रहा है इसका मतलब जो Q नहीं है। इस C का मतलब क्या है? जिसके ऊपर भी, जैसे मैंने यहां एंड के ऊपर C लिखा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्राकृत संख्या नहीं है। W के ऊपर लगा दिया C, तो जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी Q के ऊपर C लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? जो परिमेय संख्याएं नहीं है। जैसे आपकी एग्जांपल √2, √3, √5, ये सब कैसी हैं आपकी? अपरिमेय संख्या। इसे एक तो Q नॉट या कैपिटल T से भी प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखना इन दोनों को, सिंबल नोटेशंस, ठीक है ना। ये आज तक मुझे आंसर नहीं मिले, मुझे लगभग 11वां साल चल रहा पढ़ाते हुए, ठीक है ना, और 11 सालों में मुझे आज तक इन दोनों के आंसर नहीं मिले। और सारे बच्चे 9th 10th पढ़ के आते हैं, और जब 11th में पूछता हूं, जब दिमाग में आता है 9th की बुक एक बार देख लेते तो अच्छा रहता आज, ठीक है ना। मैंने एक दिन देखी, मैंने इसीलिए देखा मैंने कि हो सकता है शायद ये क्लास में नहीं दिए गए हों, जबकि ये संख्याओं का जो चैप्टर है आपकी 9th में, अब तो शायद बुक चेंज हो रही है, और जो बुक चेंज होके आ रही है उसे हम पहले 5 साल पढ़ा चुके हैं। 5 साल पढ़ाई, उसके बाद राजस्थान बोर्ड ने फिर से बुक चेंज कर दी, अब 5 साल हो गए कंप्लीट। अब ढाई साल वसुंधरा गवर्नमेंट ने चेंज की थी, गहलोत सरकार ने, अब 2.5 साल बाद 2.5 साल वो हो गए, 2.5 साल ये हो गए, 5 हो गए टोटल, वापस से वही बुक ले आए जो पहले 5 साल थी, ठीक है। और बहुत आसान बुक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैथमेटिक्स के अंदर तो आपको एक मैथमेटिक्स की क्लास ले लेना, नोट्स पढ़ लेना, सारे क्वेश्चंस यही सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब कुछ आती है सब अपनी वास्तविक संख्याएं, जो ध्रुव है ना आपका नाम, तो ध्रुव जो आप बोल रहे थे वो ये है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है? जिनको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, रियल नंबर। अब कैपिटल R से ये जितनी भी संख्या है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्या किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक का मतलब जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो चीज हमारे सामने है, वो सब कैसी होगी? वास्तविक होगी, ठीक है। जो चीज दिखाई दे रही है हमें, वही सारी चीजें कैसी होंगी? वास्तविक होंगी। तो वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं के लिए हम क्या करें? तो वास्तविक संख्या में हम इन सभी का संग्रह कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं में इन सभी का संग्रह कर सकते हैं। यानी हम एक तरीके से बोले प्राकृत एंड यूनियन, ये वर्ड यूनियन का होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन वर्ड ये आगे है हमारे इस टॉपिक में, वो हम पढ़ेंगे। एन यूनियन W, यूनियन I, यूनियन Q, यूनियन Q नॉट। यानी ये सारी संख्याएं मिलके किस में बिलोंग करेंगी? कैपिटल R में। किस में बिलोंग करेंगी? कैपिटल R में। यानी जो भी वास्तविक संख्या है वो सारी जो है वास्तविक संख्या आपकी किस में बिलोंग करेंगी?
ये भी आपके NWIQ यूनियन का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा यूनियन, ट्रक यूनियन सुना है, ट्रक यूनियन, मजदूर यूनियन, ये सारे वर्ड यूनियन के अंतर्गत सुने गए। तो ये सारे वर्ड जब यूनियन के अंतर्गत सुने गए तो यूनियन का मीन्स क्या है? यानी यहां पर ट्रक यूनियन का मतलब क्या है? वहां बहुत सारे ट्रक इकट्ठा होते हैं। मजदूर यूनियन बहुत सारे मजदूरों का संगठन होता है, ठीक है। तो जहां भी संगठन आ जाए तो यहां पर क्या है? बहुत सारी संख्याओं का संगठन नहीं हो रहा है, हो रहा है, इसीलिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? यूनियन का, ठीक है। अब इससे आगे हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।